वेलकम टू KMPS क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात की थी उसमें अपन ने फ्लक्स के बारे में बात की थी और उसके बाद में यहाँ पर अपन ने देखा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हमने ये बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि जो आउटसाइड चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि जो फ्लक्स होती है उसमें आउटसाइड चार्जेस कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, केवल और केवल इनसाइड चार्जेस ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर इसी पर्टिकुलर फार्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे। आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ L है और इससे एक रॉड पास हो रही है जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लक्स रिलेटेड टू सिलेंडर कितना होगा। ए रॉड ऑफ linear charge density lambda passes through a cylinder find electric flux related with the cylinder। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग है। तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो रॉड है इसका कितना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर बंद है, बाकी कितना पार्ट बाहर है। क्योंकि हमें एनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर अभी सीधी सी बात यही है कि एनक्लोज चार्ज कैसे देखेंगे। तो क्यू एनक्लोज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेंडर है उसमें रॉड का केवल इतना सा पार्ट ही यहाँ पर बंधा रहा है। तो यहाँ क्यू एनक्लोज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल आपको सामने मिल गया है। तो फ्लक्स रिलेटेड सिलेंडर विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन आपके सामने ये भी बन सकता है कि ये एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ भी L है, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग भी एक वायर जा रहा है, वायर में करंट I फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन है कि इफ I एम्पियर करंट passes through along wire shown in figure 40 seconds, then find electric flux related to the cylinder। तो इस पर्टिकुलर में अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें एनक्लोज चार्ज कितना है।
तो क्या करें इनक्लोज चार्ज के लिए, आई करंट फ्लो रहा है टी सेकंड के लिए, तो आई टी लिख दें इसको। तो ये आंसर आपका गलत है, यहाँ पर एनक्लोज चार्ज होगा 0। एक्चुअली क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर जो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देखो ये मान लो कोई वायर है, इसमें अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, तो कुल मिला के इसके पास टोटल चार्ज 0 होगा। अब इसको किसी बैटरी से अपन ने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ से उतने इलेक्ट्रॉन बाहर भी तो जाएंगे। अगर x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिट भी करेंगे। तो करंट फ्लो करने के बाद भी यहाँ पर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही रह पाएंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन एग्जिट भी कर रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एन ई और एन पी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा। तो करंट कैरिंग वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एनक्लोज चार्ज की वैल्यू आपको मिलेगी 0। एनक्लोज चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स रिलेटेड टू द सिलेंडर विल बी 0। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड straight rod having linear charge density lambda passes through a cube of side length L. Find maximum possible charge related to cube. एक क्यूब है, इससे स्ट्रेट रॉड पास हो रही है। अब ये मान लीजिए ये क्यूब है आपका, ये मान लीजिए क्यूब है, इस क्यूब की साइड लेंथ L है। अब यहाँ इस पर्टिकुलर क्यूब से हो रहा है क्या, एक रॉड पास हो रही है, और रॉड इस तरीके से पास करनी है अपने को ताकि फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो फ्लक्स मैक्सिमम तभी हो सकता है जब क्यूब में एनक्लोज चार्ज मैक्सिमम हो, और एनक्लोज चार्ज मैक्सिमम तभी हो सकता है जब रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्यूब से पास हो। तो भाई रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्यूब से पास हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो रॉड है वो बिल्कुल इस क्यूब के बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जाए। अब अगर ये रॉड इस क्यूब के बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जा रही है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो ये डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो एक क्यूब में बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3L। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि L मैक्स जो कि लेंथ ऑफ द रॉड है इनसाइड द क्यूब वो होगी √3 × L। तो Q एनक्लोज मैक्स आपको मिल जाएगा √3 λL।
तो फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब मैक्सिमम इक्वल टू आपको मिलेगा √3 लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑब्जेक्ट जो है, चार्ज ऑब्जेक्ट किसी क्लोज बॉडी से पास हो रहा हो। जैसे मान लीजिए ये एक स्पेयर है, इससे एक रॉड पास हो रही है, ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ पर ये रॉड इस स्पेयर के ए बिंदु से एंटर करती है और बी ए पॉइंट से एंटर करती है और बी पॉइंट से यहाँ पर ये एग्जिट कर जाती है। यहाँ पर ये स्पेयर का सेंटर है, सेंटर की रेडियस, स्पेयर की रेडियस आर है, और यहाँ पर ये जो रॉड है ये सेंटर पर अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है रॉड की, तो फ्लक्स रिलेटेड टू द स्पेयर कितना होगा। फ्लक्स रिलेटेड टू स्पेयर इन गिवन फिगर। तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आपके सामने एक ABO एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस ABO ट्रायंगल को अगर आप और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, क्योंकि आपको AB की लेंथ पता लगानी है, इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो ये ट्रायंगल आपको ऐसे दिखेगा ABO, ये R है। O से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं सामने वाली लाइन पर बाइसेक्टर की फॉर्म में, ये C पॉइंट पर अगर कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल जो है वो α/2 हो जाएगा। अब C से B तक की डिस्टेंस अगर मैं देखना चाहूँ तो ये R जो है α/2 के लिए हो गया हाइपोटेनस, ये जो CB है ये हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, और OC जो है वो ये हो गया बेस। तो अगर ये R है तो ये R sin α/2 मिलेगा। अगर CB R sin α/2 है तो ACB कितना होगा, तो वो भी R sin α/2 होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर AB की जो लेंथ है वो अपने को पता लग गई 2R sin α/2 होगी। AB की वैल्यू अगर 2R sin α/2 होगी तो अब ऐसी कंडीशन में Q एनक्लोज की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्डा R sin α/2, या फ्लक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 लैम्डा R sin α/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक स्पेयर है, इसका सेंटर है O1, इसकी रेडियस है R। ये करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग।
इस रिंग पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका सेंटर O2 है और इसकी खुद की रेडियस भी R है। रिंग स्पेयर के सेंटर से पास हो रही है और स्पेयर जो है वो रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस स्पेयर से रिलेटेड फ्लक्स कितनी होनी चाहिए। फाइंड फ्लक्स रिलेटेड विद स्पेयर। तो इस पर्टिकुलर में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपका जो मेन टास्क होना चाहिए यहाँ पर, इस पॉइंट को अगर मैं A बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं B बोल रहा हूँ, तो आपको आर्क AO1B की लेंथ पता लगानी है। आर्क AO1B की लेंथ कैसे पता लगाएं? तो आपको पता है कि अगर कोई आर्क है, ये मान लो A, यहाँ पर ये B और यहाँ पर ये है O1, तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा O2 पर। आपको कैसे भी करके ये पता लग जाए कि आर्क AO1B जो है वो अपने सेंटर पर कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है। अगर मान लो अल्फ़ा एंगल सब्टेंड कर रहा होता है रेडियन में, तो अपन सीधा सीधा लिख देते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से अपन कैलकुलेशन कर सकते थे आर्क AO1B की लेंथ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, A को O2 से मिला देना है और इसकी डिस्टेंस को लिख देना है R। डेफिनेट सी बात है कि O2 से लेके A तक की डिस्टेंस R ही होने वाली है। अच्छा ये बताइए, O1 को अगर मैं A से मिलाऊं तो क्या होगा, ये कितनी डिस्टेंस होगी? तो बेटा O1 हो गया सेंटर ऑफ द स्फीयर, A हो गया सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो ये वाली डिस्टेंस भी हो गई R। अगर मैं O1 को O2 से मिलाऊं तो O1 वापस स्फीयर का सेंटर हो गया और O2 क्या हो गया, स्फीयर के सर्कल यहाँ पर सरफेस, तो ये भी क्या हो गया R। तो आप ध्यान से देखो तो O1, O2 और A तीनों मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा π/3 रेडियन। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही O2 को B से मिलाओगे तो ये भी R मिलेगा, O1 को B से मिलाओगे तो ये भी R मिलेगा, तो ये वाला एंगल भी आपको कितना मिलेगा, तो ये वाला एंगल भी आपको π/3 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर AO2B इनके बीच में फाइनल एंगल कितना हो गया, तो यहाँ पर AO2B के बीच में अल्फ़ा की वैल्यू फाइनली हो गई π/3 + π/3 यानी कि 2π/3। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपको 2π/3 मिल गई है तो अब आप लिख सकते हो आर्क AO1B की डिस्टेंस या लेंथ बराबर आपको मिलेगा कितना, 2π/3 × R। अब यहाँ पर आर्क AO1B की लेंथ आपको मिल गई 2πr/3, लेकिन आप लोग जानते हो कि यहाँ पर एक रिंग जो होती है उस रिंग की टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है, वो 2πr होती है। तो यहाँ पर ये जो 2πr है ये एक्चुअली टोटल सरकमफेरेंस ऑफ रिंग है अपॉन 3। तो यहाँ पर Q एनक्लोज कितना हो जाएगा, तो भाई रिंग के ऊपर टोटल चार्ज Q था तो पूरी सरकमफेरेंस पर चार्ज कैपिटल Q होना चाहिए। इसको 3 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्योंकि 2πr/3 AO1B की लेंथ थी तो Q एनक्लोज की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी Q/3। अब Q एनक्लोज अगर Q/3 आ गया तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी Q/3 ε0। क्योंकि रिंग का 1/3 पार्ट स्फीयर में बंद है, इसका मतलब इस रिंग का
1/3 चार्ज इस पर में बंद होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग अपॉन 3 को मैंने Q/3 लिख दिया है एनक्लोज चार्ज को। यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन बन जाए, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए एक प्रिज्म है, ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है और इस प्रिज्म के इस फेस पर, इस एज पर यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बताइए फ्लक्स रिलेटेड टू द प्रिज्म कितनी होगी। तो फ्लक्स रिलेटेड टू प्रिज्म कैलकुलेट अगर आपको करना है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप देखिए सबसे पहली बात कि क्या पूरा का पूरा चार्ज इस प्रिज्म में बंद हो पा रहा है। तो आंसर है नहीं। यहाँ पर अगर एक चार्ज ये है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है और इसको कंप्लीटली मुझे एनक्लोज करना है, तो यहाँ पर ऐसी कितनी प्रिज्म रिक्वायर्ड होगी अगर ये चार्ज बिल्कुल यहाँ से एज पर रखा है। तो मैं इसको सामने से जो फ्रंट व्यू है इसका ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए चार्ज है, यहाँ पर ये एक प्रिज्म जो है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये जो टोटल चार्ज है इसको पूरा कवर करने के लिए कितनी प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके हिसाब से। तो भाई सीधी सी बात है कि टोटल एंगल 360 डिग्री का होना चाहिए क्या बेटा। ये टोटल एंगल अगर 360 डिग्री का होना चाहिए तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इस तरह की आपको 1 2 3 4 5 और 6 छः प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 16 × 6 जो है वो आपको 360 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे Q चार्ज is enclosed by 6 prism, then charge enclosed by 1 prism will be Q/6। अगर 6 प्रिज्म मिलके चार्ज Q को एनक्लोज कर पा रही हैं तो एक प्रिज्म कितना करेगी, Q/6 करेगी। और अगर ये Q/6 किया इसने तो यहाँ पर एनक्लोज चार्ज जो है वो Q/6 अगर हो गया तो फ्लक्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, फ्लक्स इक्वल टू Q/6ε0। ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए एक जनरलाइज अपन रिजल्ट बताएं तो ये यहाँ पर अगर 60 डिग्री के लिए मान लो जगह थीटा लिखा होता या फिर अल्फ़ा लिखा होता तो क्या करते। तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात पता है कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्रिज्म में ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा लिखा हुआ मिल जाता, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक प्रिज्म है और ये अल्फ़ा एंगल सस्टेन कर रही है अपने वर्टेक्स पर और यहाँ एक चार्ज रखा है Q। तो अब इस Q चार्ज को कवर करने के लिए कितनी प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी बोलो आंसर। तो अपन बोलेंगे 360 डिग्री
अपॉन अल्फा प्रिज्म्स are required to enclose Q charge। हमें इतनी प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी इस पूरे के पूरे चार्ज को एनक्लोज करने के लिए। सो चार्ज enclosed by one prism will be equal to Q upon 360 डिग्री अपॉन अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा रेडियन में है तो 360 डिग्री की जगह 2 पाई लिखिएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक प्रिज्म ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है ये पता लग गया हमें। अब ये चार्ज अगर आपको पता लग गया है तो फ्लक्स रिलेटेड टू प्रिज्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं Q अल्फ़ा अपॉन 360 डिग्री इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके सामने। यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता कि ये प्रिज्म है और यहाँ पर ये अल्फ़ा एंगल सब्टेंड कर रही है और चार्ज बिल्कुल कॉर्नर पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या अब 360 बाय अल्फ़ा प्रिज्म अब पूरे चार्ज को कवर कर पाएंगी? तो आंसर है नहीं। यहाँ पर इस चार्ज को कवर करने के लिए अब ये प्रिज्म है मान लीजिए एक, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को कवर करने के लिए अब इधर मुझे चाहिए कितनी प्रिज्म, तो इधर मुझे चाहिए अल्फ़ा अपॉन 360 प्रिज्म चाहिए, सॉरी 360 अपॉन अल्फ़ा प्रिज्म चाहिए। अब अगर इधर इतनी प्रिज्म चाहिए तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चार्ज है कि केवल इसका हाफ पार्ट ही इन प्रिज्म में कवर अप हो पाएगा, बाकी इधर भी तो चार्ज था, तो यहाँ पर मुझे इधर भी प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुल मिलाकर के इस साइड में भी मुझे 360 अपॉन अल्फ़ा प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल चार्ज कवर करने के लिए अब मुझे जो नंबर ऑफ़ प्रिज्म चाहिए वो चाहिए 360 बाय अल्फ़ा। क्योंकि अगर मैं चार्ज को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चार्ज का आधा पार्ट, इतना पार्ट जो है ये वाली प्रिज्म कवर करेंगी और आधा पार्ट ये वाली प्रिज्म कवर करेंगी। तो टोटल चार्ज को कवर करने के लिए हमें 720 अपॉन अल्फ़ा प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 720 अपॉन अल्फ़ा प्रिज्म्स कवर या एनक्लोज चार्ज इक्वल टू Q। तो वन प्रिज्म विल एनक्लोज चार्ज कितना, Q अपॉन 720 अपॉन अल्फ़ा। तो फ्लक्स रिलेटेड टू वन प्रिज्म विल बी इक्वल टू Q अल्फ़ा अपॉन 720 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस में या तो आपको एज मिलेगी या फिर कॉर्नर मिलेगा, एंगल आपको दिया जाएगा। तो एंगल अगर आपको पता है तो ये दो सीधे सीधे फार्मूला हैं जो आपको अगर ध्यान रह जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे।
ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया अपन ने क्यू। अब आपसे पूछ लिया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक तरीका तो ये है कि ये क्यूब जो है इसको भी अपन प्रिज्म मान लें और प्रिज्म मान लें तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो फाई रिलेटेड टू क्यूब सीधा सीधा लिखें क्यू, अल्फा की जगह लिख दें 90 डिग्री अपॉन 720 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई रिलेटेड टू क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका आप देखिए, ये मान लीजिए क्यूब है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, तो इस चार्ज को पूरा एनक्लोज करने के लिए कितने प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक प्रिज्म तो इधर चाहिए अपने को, एक प्रिज्म यहाँ पर चाहिए, एक प्रिज्म ये हो गई, यहाँ पर ये जो चार क्यूब हैं मिल करके आधा चार्ज कवर कर पा रही हैं, बाकी आधा चार्ज कवर करने के लिए इसके ऊपर भी अपने को क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर ये टोटल 8 क्यूब मिल करके एक चार्ज को कवर कर रही हैं। तो एक क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि क्यू एनक्लोज विल बी इक्वल टू क्यू बाई 8। और यहाँ पर एप्स नॉट से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो फ्लक्स के लिए मुझे मिल जाएगी क्यू अपॉन 8 एप्स नॉट रिलेटेड टू द क्यूब। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चंस को अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमें समझना है, तो उसके शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए भी यहाँ पर आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।